निर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश कुमार। पिछले भाग में मैंने वेरियस ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट में कुछ चर्चा की थी, जिसमें हमने श्रवण बाधित बालकों के बारे में कुछ चर्चा की। उनके लिए कौन कौन से ऐसे मनुष्य के जो कर्ण के भाग हैं, उस कर्ण के भाग के बारे में हमने चर्चा की। अब आज के इस द्वितीय भाग में हम वेरियस ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट, कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं, कौन कौन से ऐसे आकलन के टेस्ट हैं जो हमारे भारत में उपलब्ध हैं, कौन कौन से ऐसे असेसमेंट के टेस्ट हैं जो हमारे द्वारा अप्लाई किए जाते हैं, लागू किए जाते हैं, उसके बारे में हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसे कि असेसमेंट ऑफ हियरिंग, श्रवण बाधित बालकों की जांच के लिए बहुत सारी विधियां उपलब्ध हैं, जिसमें से कुछ ऐसी विधियां हैं जो 100% वैध और विश्वसनीय परिणाम नहीं देती हैं। तो ऐसी विधियों के बारे में हम कुछ विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसे कि बहुत सारे ऐसे परीक्षण भी होते हैं जिससे केवल ये पता चलता है कि व्यक्ति बधिर है या नहीं है, केवल इससे ये पता चलेगा। मगर बहुत सारे परीक्षण इस तरीके के भी हैं जिससे ये पता चलेगा कि व्यक्ति में श्रवण बधिरता है, कितनी है, कितने कोटि की है। ये सारी चीज़ों का वैध और विश्वसनीय परिणाम प्राप्त करने के लिए हम बहुत सारे ऐसे टेस्ट करते हैं। इसके लिए बहुत सारे उद्देश्य भी रखे जाते हैं, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए एक उद्देश्य होता है। तो इसी तरीके से श्रवण का आकलन करने के लिए बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। जैसे कि श्रवण बधिरता का पहचान करके हम शीघ्र हस्तक्षेप शुरू कर सकते हैं। इनके लिए आवश्यक श्रवण यंत्र जो हैं वो भी हम दे सकते हैं। अब अगर किसी बच्चे का हियरिंग असेसमेंट हो चुका है तो उसमें जो बची हुई श्रवण क्षमता है उसका उपयोग करने में भी ये सहायक हो सकता है। बच्चे की शैक्षिक उपलब्धि में भी ये सहायक है, भाषा के विकास में भी ये सहायक है। इसके अलावा परामर्श और सलाह देने में भी ये बहुत ही उपयोगी है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखना आवश्यक होता है। प्री रिक्विजिट्स फॉर हियरिंग असेसमेंट, जैसे कि हमें पहले से ये चेक कर लेना चाहिए कि किसी भी तरीके का कान में इन्फेक्शन तो नहीं है, कान में खूंट की जांच कर लेनी चाहिए, कान में किसी तरीके का मवाद आने की भी जांच कर लेनी चाहिए। अगर कान में लगातार दर्द रह रहा है तो इसकी भी हमें पहले से ही जांच कर लेनी चाहिए। जैसे कुछ व्यक्तियों में ऐसा भी होता है जो बधिरता वंशानुक्रमात होती है, तो इसका जो इतिहास है इसको भी जानना बहुत ही आवश्यक है। हियरिंग असेसमेंट करने के लिए बेसिकली इसको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला जो है अनौपचारिक श्रवण परीक्षण और दूसरा है हमारा औपचारिक श्रवण परीक्षण। अब हम एक एक करके दोनों की बात करते हैं। अनौपचारिक श्रवण परीक्षण हम किसे कहेंगे और औपचारिक श्रवण परीक्षण किसे कहेंगे। अनौपचारिक श्रवण परीक्षण को कितने भागों में बांटा गया है, औपचारिक श्रवण परीक्षण को कितने भागों में बांटा गया है। तो जैसे कि बात करें अनौपचारिक श्रवण परीक्षण, अनौपचारिक श्रवण परीक्षण ये बहुत ही पुरानी विधि मानी जाती है। अनौपचारिक परीक्षण मुख्य रूप से श्रवण बधिरता के विभेदन के लिए किया जाता है। अनौपचारिक श्रवण परीक्षण जो है शिशुओं के साथ साथ, मतलब छोटे बालकों के साथ साथ ये वयस्कों पे भी किया जाता है। इसकी चर्चा हम आगे विभिन्न तरीकों से करेंगे। जैसे कि इसका पहला जो परीक्षण है वो है साउंड फील्ड ऑडियोमेट्री, ध्वनि क्षेत्र ऑडियोमेट्री। इसको और भी अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे कि फ्री फील्ड ऑडियोमेट्री। इसके द्वारा उन बच्चों का परीक्षण किया जाता है जो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं, बहुत ही छोटे उम्र के होते हैं, उनका परीक्षण किया जाता है, जिसका परीक्षण अन्य किसी उपकरण के माध्यम से संभव ही नहीं है। इस परीक्षण के लिए 2 कक्ष की व्यवस्था आवश्यक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक में जो बच्चा होता है उसको बैठाया जाता है और दूसरे कक्ष में परीक्षणकर्ता बैठता है, और परीक्षणकर्ता बच्चे के व्यवहार को पूरा अवलोकन इस तरीके से करता है कि बच्चा
ऑब्जर्वर को ना देख सके, बच्चा परीक्षणकर्ता को ना देख सके, जबकि परीक्षणकर्ता वो बच्चे को पूरी तरीके से देख सके। इसमें क्या होता है कि परीक्षण में 250 हर्ट्ज़ की ध्वनि से लेकर हम 4000 हर्ट्ज़ की ध्वनि किसी खिलौने या किसी अन्य उपकरण के माध्यम से प्रदान करते हैं। बीच बीच में हम ऐसा भी करते हैं कि कभी कभी हमने निम्न आवृत्ति की ध्वनि दी, बीच बीच में हमने उच्च आवृत्ति की ध्वनि दी, बीच बीच में हमने कभी कभी ऐसी मध्य आवृत्ति की भी हमने ध्वनि पैदा की, जिससे क्या होता है कि बच्चा प्रतिक्रिया करता है। और जब बच्चा प्रतिक्रिया करता है तो उस प्रतिक्रिया का अवलोकन एक परीक्षण के द्वारा प्रॉपर ऑब्जर्व कर लिया जाता है। इस परीक्षण के द्वारा जो बच्चों की श्रवण क्षतिग्रस्तता है, बच्चे में कितना हेयरिंग लॉस है, ये पता लगाया जाता है। मगर इससे बिल्कुल ये नहीं पता चलता है कि इतने कोटि का ही हेयरिंग लॉस है। ये अनौपचारिक परीक्षण के माध्यम से संभव ही नहीं है। इसके लिए हमें औपचारिक परीक्षण में जाना पड़ेगा। इसी का दूसरा प्रकार है विजुअल रीइंफोर्समेंट ऑडियोमेट्री, जिसे हम दृश्य से पुनर्बलन श्रवण परीक्षण कहते हैं। इसके जो अन्य नाम हैं जैसे कंडीशन ओरिएंटेशन रिस्पांस ऑडियोमेट्री, ये बेसिकली 6 माह से लेकर 3 वर्ष के मानसिक मंद बच्चे, सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चे, बहुविकलांग वाले बच्चों के साथ साथ श्रवण बाधित बालकों पर भी ये परीक्षण किया जाता है। इस परीक्षण में भी 2 कमरों की आवश्यकता पड़ती है। इसमें सुनने के साथ साथ उनको दृश्य का भी एक प्रस्तुतिकरण करना पड़ता है। इसमें जो परीक्षण करता होता है वो अवलोकन करता है कि बच्चा किस तरीके से अपना सर घुमा रहा है या कोई अन्य अनुक्रिया कर रहा है, बच्चा ध्वनि को सुनकर कितना खुश हो रहा है, अपना सिर घुमा रहा है। परीक्षणकर्ता जब उसकी एक्टिविटी को देखता है, उसके अनुरूप उसको पुनर्बलन के रूप में कोई चित्र दिखा देता है, या कोई ऐसा खिलौना है या कोई ऐसी चमकती हुई चीज़ है, वो उस परीक्षणकर्ता को दिखाता है। जैसे कि आप लोग चित्र में देख रहे होंगे, ये एक गूगल के द्वारा लिया गया एक चित्र है। इसमें विजुअल रीइंफोर्समेंट ऑडियोमेट्री, इसमें ध्वनि के साथ में एक जिराफ का चित्र आप लोगों को दिख रहा होगा। क्या है कि ध्वनि तो दी गई, उसके बाद में बच्चे को एक जिराफ का चित्र दिखा दिया गया। ऐसे ही कुछ फॉर्मल हियरिंग टेस्ट हैं। ये परीक्षण मानक आधारित होते हैं। इन परीक्षणों की जो वैधता होती है, जो विश्वसनीयता होती है, वो बिल्कुल मानक के अनुरूप होती है। इसमें हम बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि हाँ ये हो सकता है, हो सकने वाला कोई चांस ही नहीं है। इसमें बिल्कुल वैध और विश्वसनीय होगा। इसमें जो परीक्षण है वो श्रवण बधिरता किस प्रकार, कितने कोटि की है, इसकी वैध जानकारी प्राप्त होती है। और इसको देखते हुए हम औपचारिक परीक्षण को 2 भागों में बांटते हैं। 2 भाग में पहला जो हमारा है सब्जेक्टिव हियरिंग टेस्ट, जिसका दूसरा भाग है हमारा ऑब्जेक्टिव हियरिंग टेस्ट। जैसे हम हिंदी में बात करें तो व्यक्तिनिष्ठ श्रवण परीक्षण और वस्तुनिष्ठ श्रवण परीक्षण। व्यक्तिनिष्ठ श्रवण परीक्षण में हम बात करें तो ऐसे श्रवण परीक्षण होते हैं जिनमें बच्चों का सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। बिना बच्चे के सहयोग के टेस्ट ये संभव ही नहीं है। व्यक्तिनिष्ठ श्रवण परीक्षण को हम 4 बेसिकली टेस्ट हैं जो हम बात करेंगे। जैसे कि पहला ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट TFT, प्योर टोन ऑडियोमेट्री PTA, कंडीशनिंग ऑडियोमेट्री, स्पीच ऑडियोमेट्री। जैसे कि पहला ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट, आप लोग इस उपकरण में देख रहे होंगे, ये एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, ये एक उपकरण है जिसके कुछ 3 भाग भी मैंने लिखे हैं। जैसे कि फुट पाइस, स्टेम, प्रॉन्ग, ये इसके 3 भाग हैं। इसका जो उपयोग है वो श्रवण संवेदना की जांच के लिए किया जाता है। यह उपकरण भिन्न भिन्न क्षमता की ध्वनि को माप सकता है, जैसे कि 256 हर्ट्ज़, 512 हर्ट्ज़, 1024 हर्ट्ज़, 2048 हर्ट्ज़ और जैसे 4096 हर्ट्ज़ की ध्वनि को ये माप सकता है। इसके कुछ प्रकार हैं, जैसे कि रेने टेस्ट। ये आप लोग चित्र में देख रहे होंगे कि ये जो एक उपकरण है ये बिल्कुल हमारे कान के पीछे यहाँ पे लगाया जा रहा है। इससे रेनिंग टेस्ट है, ये एक ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट का एक प्रकार है। ऐसे ही एक वेबर टेस्ट है इसका एक प्रकार। वेबर टेस्ट में देखा हमने कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो बिल्कुल हमारे सर पे यहाँ पे लगाया गया है।
ये भी हमारा इसी के अंतर्गत आता है। अगला प्योर टोन ऑडियोमेट्री। अगला हमारा जो प्योर टोन ऑडियोमेट्री है, ऑडियोमेट्री बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला अडायर और दूसरा मैट्रिया। अडायर का अर्थ होता है सुनना और मैट्रिया का अर्थ होता है मापन। तो अगर हम बेसिकली अगर दोनों शब्दों को एक ही में जोड़ें तो अडायर और मैट्रिया मतलब ऑडियोमेट्री, ऐसा जिससे ध्वनि को मापा जाए। या हम कह लें कि ऑडियोमेट्रिक का अर्थ वह है जिसके द्वारा ध्वनि की तीव्रता और तारत्व वाली ध्वनि का मापन हम भिन्न भिन्न आवृत्ति और शुद्धता के साथ माप सकें। ऑडियोमेट्री बेसिकली एक प्रक्रिया है जिससे किसी भी व्यक्ति की सुनने की क्षमता का आकलन किया जा सकता है। ऑडियोमेट्री करने के लिए बेसिकली दो प्रविधियों के माध्यम से हमें गुजरना पड़ता है। पहला जो होता है एसी, जिसे हम कहते हैं एयर कंडक्शन प्रोसीजर। दूसरा हमारा होता है बीसी। एयर कंडक्शन प्रोसीजर जैसे कि व्यक्ति के सिर में हेडफोन पहनाकर उसमें हम मिश्रित विधि का एक प्रयोग करते हैं और सबसे पहले हम 1000 हर्ट्ज पर 60 डेसिबल की तीव्रता की ध्वनि हम देते हैं और हम यहीं से प्रारंभ करते हैं। इसमें देखते हैं कि यदि अनुक्रिया आती है, कोई भी रिस्पांस आया, तो हम 10 डेसिबल की आवाज़ को कम कर देते हैं और अगर कोई अनुक्रिया नहीं आती है तो हम 5 डेसिबल की ध्वनि को और अत्यधिक बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो है हम 60 डेसिबल पर अनुक्रिया अगर नहीं आ रही है तो हम इसको 100 डेसिबल से भी शुरू कर सकते हैं। 10 डेसिबल हम कम करते हैं और 5 डेसिबल हम बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार हम देखें क्रमशः 2000 5000 हर्ट्ज पर न्यूनतम अनुक्रिया हम इसमें प्राप्त करते हैं। और इसकी विश्वसनीयता की जांच के लिए हम क्या करते हैं कि 1000 हर्ट्ज पर न्यूनतम अनुक्रिया प्राप्त करते हैं और इसके पहले की अनुक्रिया और बाद की अनुक्रिया के अंतर 0 से 10 डेसिबल के मध्य अगर है तो ये परीक्षण बहुत ही विश्वसनीय माना जाता है। जैसे दूसरा इसी का है बोन कंडक्शन प्रोसीजर। ये वायु चालकता प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद अस्थि चालकता प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। इस प्रक्रिया के तहत बोन वाइब्रेटर को एक अच्छे कान की ओर रखा जाता है। कान पर बोन वाइब्रेटर रखकर वायु चालकता की ही तरह इसमें भी हम विभिन्न आवृत्तियों की ध्वनि को हर्ट्ज की ध्वनि को हम देते हैं। इससे अनुक्रिया प्राप्त की जाती है और शुद्ध तान औसत ज्ञात की जाती है, जिससे व्यक्ति की बधिरता की कोटि और उसके प्रकार का आकलन हम शुद्ध तरीके से कर सकते हैं। दूसरा है कंडीशनिंग ऑडियोमेट्री। कंडीशनिंग ऑडियोमेट्री, इसे हम शुद्ध तान ऑडियोमेट्री की तरह ही उपयोग किया जाता है और ये जो है उन बच्चों के लिए किया जाता है जिनकी उम्र 2 वर्ष तक होती है, क्योंकि इन बच्चों की जो श्रवण क्षमता का परीक्षण है वो प्योर टोन ऑडियोमेट्री के द्वारा नहीं किया जा सकता। कंडीशनिंग ऑडियोमेट्री के लिए अन्य नाम से भी जानते हैं। इसके लिए जो सबसे पहले प्रयोग किया वो 1961 में लीडेन और त्रिकोणन, या हम कहीं कहीं किकोणन भी लिखे हुए मतलब अन्य किताब में लिखे हुए मिल सकते हैं। तो लीडेन और किकोणन ने इस प्रकार व्यवस्था की। इसके लिए वियारे और सुजुकी और ओजिबा, ये 2 लोग थे। इनके द्वारा एक तकनीक का नाम भी सुझाया गया जिसे कंडीशनिंग या कंडीशनड ओरिएंटेशन रिफ्लेक्स, COR इसका नाम रखा, बेसिकली शॉर्ट फॉर्म COR और फुल फॉर्म अगर बात करें तो कंडीशनड ओरिएंटेशन रिफ्लेक्स। इस तकनीक को इन्होंने परिमार्जित करके आज श्रवण संकेत को प्रकाश के रूप में दिखाकर बच्चे को अनुबंधित कर दिया जाता है। इसमें जो पुनर्बलन देकर, रेनफोर्समेंट देकर उसके अनुबंधन शक्ति को वांछित व्यवहार में बदल दिया जाता है और इसी व्यवहार के द्वारा बाद में जो श्रवण क्षमता का परीक्षण आसानी से कर लिया जाता है। इस परीक्षण को खेल खेल के द्वारा किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम बच्चे को पहले से ही बता के रखें। इस परीक्षण में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इस परीक्षण में बच्चे को खेल खेल के द्वारा ही ये परीक्षण कर लिया जाता है। इसीलिए हम इसे प्ले ऑडियोमेट्री के नाम से भी जानते हैं। इसमें एक मैटकिन जो 1977 में इन्होंने कहा कि अनुबंधन तकनीकी 12 माह के सामान्य और बधिर
दोनों के परीक्षण में 90% सफल है। और इन्होंने सुझाव भी दिया। सुझाव में इन्होंने ये भी कहा कि श्रवण यंत्र के साथ भी अनुबंधन परीक्षण किया जा सकता है। अगला है स्पीच ऑडियोमेट्री, जिसे हम हिंदी में वाक ऑडियोमेट्री या वाणी ऑडियोमेट्री के नाम से भी जानते हैं। इस परीक्षण से वाणी अथवा वाक ध्वनि का परीक्षण करते हैं। कहा जाता है कि इसके द्वारा व्यक्ति के श्रवण, समझ और अनुक्रिया के संपूर्ण निष्पादन का परीक्षण किया जाता है। स्पीच ऑडियोमेट्री विशेष रूप से सुनने की समस्या का सामान्य रूप से आकलन करने में मददगार होती है। इसकी प्रक्रिया की बात करें तो ये ऑडियोमीटर की तरह एक साधारण मशीन होती है जिसमें आकर्षक हेडफोन लगाया जाता है। हेडफोन को बच्चे के सिर पर लगा दिया जाता है और फिर उसे निर्देश दिए जाते हैं कि जब भी आपको कोई ध्वनि सुनाई दे तो आपको क्या करना है कि उसको दोहराना है या उसको लिखकर बताना है। ऑडियोमेट्री द्वारा इसमें 2 प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं। पहला स्पीच रिकॉग्निशन थ्रेशोल्ड टेस्ट, दूसरा होता है वर्ड रिकॉग्निशन स्कोर टेस्ट, WRS टेस्ट। ये 2 परीक्षण के द्वारा ये ऑडियोमेट्री परीक्षण किया जाता है। इसके आगे वस्तुनिष्ठ श्रवण परीक्षण की अगर हम बात करें, ऑब्जेक्टिव हियरिंग टेस्ट, तो ऑब्जेक्टिव हियरिंग टेस्ट ये बहुत ही अत्यधिक आधुनिक होने के कारण इसमें बच्चे की जो सहभागिता होती है वो सहभागिता कोई ज़रूरी नहीं है। इस परीक्षण जो होते हैं वो सारे परीक्षण मानक आधारित होते हैं, बिल्कुल स्टैंडर्ड होते हैं। इस परीक्षण के अंतर्गत हम बेसिकली 3 परीक्षण के बारे में बात करेंगे। जैसे पहला है इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री, दूसरा है बेरा ब्रेन स्टेम इवॉक्ड रिस्पांस ऑडियोमेट्री और तीसरा है ऑटो एकॉस्टिक एमिशन टेस्ट। तो पहला जैसे कि इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री। इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री को हम और भी बहुत नाम से जानते हैं, जैसे कि एमिटेंस। एमिटेंस एक इसका और नाम है। जब किसी व्यक्ति के मध्य कर्ण का, मिडिल ईयर का अगर हमें आकलन करना हो तो ऐसी स्थिति में हम एमिटेंस या इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री का प्रयोग करते हैं। इसमें व्यक्ति के किसी सहयोग की आवश्यकता नहीं होती। इसमें जो कान के पर्दे की जो गतिशीलता है वो सामान्य है या नहीं है, इसका मापन इसमें किया जाता है। इसमें एक वैज्ञानिक है नॉर्दर्न, उन्होंने 1978 में इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री का उपयोग करके एक विशिष्ट वर्ग के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी बताया। इन्होंने ऐसा कहा कि जो अति गंभीर श्रवण दोष वाले व्यक्ति होते हैं, जिनके तालु कटे होते हैं, जिनके ओंठ फटे होते हैं, जिनमें ओंठ नहीं है, उन व्यक्तियों पे भी ये परीक्षण आसानी से किया जा सकता है। और ये भी बताया जा सकता है कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, इसकी जानकारी इससे पता की जाती है। इसमें व्यक्ति की जांच करने के लिए अगर आप हॉस्पिटल में जाएं, जांच करवाएं, जांच करने के बाद आपको एक पर्ची सी दे दी जाती है और जिस पर्ची पर विभिन्न प्रकार के ग्राफ खिंचे रहते हैं और हम ग्राफ को समझ नहीं पाते हैं। तो ये ग्राफ जो है 5 तरीके के ग्राफ आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि पहला टाइप ए, फिर टाइप AS प्रकार का ग्राफ होगा, फिर टाइप AD प्रकार का ग्राफ होगा, एक टाइप B होगा, एक टाइप C होगा। तो जैसे कि पहला टाइप A है, ये जो चित्र आप लोग देख रहे होंगे ये मैंने एक वीडियो लेक्चर के थ्रू लिया है। टाइप A में इसमें दिखाया गया है, आप लोग देख रहे होंगे कि -400 से लेके +400 तक इसमें एक रेंज दी गई है और रेंज में दिख रहा है कि इसके बीच में एक 0 है और 0 से एक ऊपर लाइन गई है और इसका जो कर्व है वो ऊपर की तरफ है। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये जो है ग्राफ एक नॉर्मल है। वहीं दूसरा जो टाइप AS की बात करें, जिसे हम ऑटोस्पेरेसिस भी कहते हैं, ये जो कर्व है देख रहे होंगे कि थोड़ा सा ऊपर से नीचे आ गया है। तो इस कर्व से हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारा मिडिल ईयर है उसमें जो 3 बोन्स हैं, स्टेपीज, इनेकस और मैलियस, इसमें जो सबसे छोटी हड्डी है वो काम नहीं कर रही। यदि कान के पर्दे का ऑपरेशन हुआ है तो भी यह कर्व नीचे आ सकता है। इसी का अगला जो टाइप है वो है टाइप AD कर्व।
इसमें देख रहे होंगे कि ऑस्कुलर डिस्कॉन्टिन्यूटी, हम देख रहे हैं कि जो कर्व है वो इस तरीके का गया है, ये इस तरीके से, और दोनों ये आपस में मिल भी नहीं रहे हैं। दोनों लाइन इस तरीके की आपस में मिल नहीं रही हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो कान की हड्डियां हैं उसमें से कोई बोन ऐसी है जो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, बोन्स का जुड़ाव आपस में नहीं है, तो इसे ऑस्कुलर डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। अगला जो हमारा टाइप का कर्व है वो टाइप बी कर्व है। टाइप बी कर्व ये बिल्कुल देखो फ्लैट है, बिल्कुल लाइन की तरह बिल्कुल फ्लैट। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो हमारा मध्य कर्ण है, मिडिल ईयर है, उसमें कहीं ना कहीं पानी जमा हुआ है, और ऐसा बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसे हम एफ्यूजन कहते हैं या इफ्यूजन कहते हैं। अगला जो टाइप का कर्व है वो हमारा टाइप सी कर्व है। इसमें आप लोग कर्व देख रहे होंगे कि वो -400 की तरफ झुका हुआ है, या मतलब माइनस की तरफ चला गया है। तो जो नेगेटिव साइड में गया है, इसका असेसमेंट या इसका आकलन ये दर्शाता है कि जो हमारे नाक के पीछे, कान के में जो हवा है वो प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच रही है, जिस कारण से मध्य कर्ण में जो है निगेटिव प्रेशर डेवलप हो रहा है। ऐसा साइनेसाइटिस के कारण भी देखने को मिलता है बेसिकली। अगला जो हमारा टेस्ट है वो है बेरा, ब्रेन स्टेम इवॉक रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। इसको कुछ विशेषज्ञों ने अन्य नाम दिए हैं, जैसे BAEP, ब्रेन स्टेम ऑडिटरी इवॉक पोटेंशियल। वहीं और भी इसका अन्य नाम है ABR, ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्सेस। तो इसमें देख रहे हैं कि हर एक वर्ड में ब्रेन स्टेम आ रहा है, मतलब एक ऐसा परीक्षण जो व्यक्ति पे किया जाए और उसके परीक्षण में जो भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही थी, वो कठिनाइयों को दूर करते हुए हमारे ब्रेन में कितनी जो ध्वनि है, वो नर्व कितनी एक्टिव है, उसकी जानकारी इससे प्राप्त होती है। ये जो परीक्षण बहुत ही नवजात शिशुओं पर किया जा सकता है, क्योंकि छोटे बच्चे पे भी ये बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। पूर्ण रूप से जो बधिर बच्चे होते हैं, उन बधिर बच्चों पे भी आसानी से किया जा सकता है। बेरा जो है ये इन बच्चों के लिए बहुत ही अत्यधिक लाभदायक है, ऐसे व्यक्तियों पे आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा ये उन व्यक्तियों पे भी किया जा सकता है जो मनोवैज्ञानिक रूप से विकसित नहीं हैं, जिनको बिल्कुल भी मतलब कि सुनाई दे रहा है मगर फिर भी वो बहाना बना रहे हैं कि हमें सुनाई नहीं देता। जिन व्यक्तियों के कपाली तंत्रिकाओं में ट्यूमर होता है, उन पे भी ये परीक्षण बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। एक वैज्ञानिक हुए हैं जेविट और विलिस्टन, इन्होंने 1971 में सबसे पहले ये परीक्षण किया, और ये परीक्षण बताया कि हर एक व्यक्ति पे ज़रूरी नहीं है। जब कोई बच्चा प्रीमेच्योर पैदा हुआ है, उसकी फैमिली का बैकग्राउंड बहुत ही पहले से डेफ रहा है, तो ऐसे बच्चों के लिए इस टेस्ट की आवश्यकता पड़ सकती है। इस परीक्षण में हम श्रवण बधिरता की बहुत ही शीघ्र पहचान कर सकते हैं। अगला है ऑटो एकॉस्टिक इमिशन टेस्ट। हमने पिछले भाग में बताया था कि कॉक्लिया के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी हेयर सेल्स होती हैं। ये हेयर सेल्स किसी श्रवण उद्दीपन के कारण या किसी विक्षोभ के कारण स्वतः ध्वनि उत्पन्न करती रहती हैं। कान के अंदर जो होने वाली उद्दीपन की इस क्रिया को ही हम ऑटो एकॉस्टिक एमिशन कहते हैं। बाहर निकलने वाली इस आवाज़ को आउटर ईयर नलिका में माइक्रोफोन लगाकर रिकॉर्ड किया जाता है, और इस तकनीकी को ही हम ऑटो एकॉस्टिक एमिशन परीक्षण कहते हैं। चित्र में आप लोग देख रहे होंगे कि एक छोटा सा बच्चा है और एक डॉक्टर है, उसमें एक ईयरबड्स की तरह कान में उसके बच्चे के लगाया हुआ है। तो इसमें ये जांच रहा है कि जो आउटर ईयर नलिका में जो माइक्रोफोन लगाया हुआ है, ये रिकॉर्ड कर रहा है कि जो रेज आ रही हैं, जो उद्दीपन की जो क्रिया है वो कितनी है, उसका जांच कर रहा है। अगला, इस परीक्षण को हम दो तकनीक के द्वारा करते हैं। पहला जो है ट्रांजिट इवॉक्ड ऑटो एकॉस्टिक एमिशन। इस तकनीक के द्वारा किसी भी व्यक्ति की बधिरता की जो पहचान है वो बहुत ही अच्छे तरीके से की जाती है। वहीं जो दूसरा इसका प्रकार है डिस्टॉर्शन प्रोडक्ट ऑटो एकॉस्टिक एमिशन। इस तकनीक के द्वारा शिशु के नैदानिक परीक्षण किए जाते हैं।
यदि किसी कारणवश कोई शिशु या कोई बच्चा इस परीक्षण में असफल होता है, तब हम उसे ब्रेन स्टेम इवॉक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री के लिए भेज देते हैं। इसमें कुछ साइन आप लोगों को दिख रहे हैं, ये साइन असेसमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है जानना। इसमें देखा होगा कि आप लोगों को कलर अगर देखें तो राइट ईयर के लिए हम लोग रेड यूज करते हैं और लेफ़्ट ईयर के लिए हम ब्लू कलर का उपयोग करते हैं। ऐसे ही सर्किल जैसे गोला है, कहीं पे रेक्टेंगल बने हुए हैं, ठीक है, कहीं पे आप लोग देख रहे होंगे एयर कंडीशन अनमास्क के लिए गोल बनाया गया है और लेफ़्ट ईयर के लिए हम लोग गुणा की तरह या एक्स की तरह बनाया है। ऐसे ही एयर कंडक्शन मास्क में हमने त्रिभुज की तरह बनाया है राइट ईयर के लिए, लेफ़्ट ईयर के लिए हमने रेक्टेंगल की तरह बनाया हुआ है। ऐसे ही सामने और भी बहुत सारे आपको साइन दिख रहे होंगे जो आपको जानना ज़रूरी होगा। आगे आप लोग देख रहे होंगे कि एक मशीन सी दिख रही है, इस मशीन के बारे में भी जानना थोड़ा सा आवश्यक होगा, क्योंकि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा एक उपकरण है जिसे हम ऑडियोमीटर कहते हैं और ऑडियोमेट्री के लिए ये एक परीक्षण के लिए ये एक उपकरण आवश्यक होता है। ऐसे ही ये आपको एक और चित्र दिख रहा होगा जिस पे -10 से लेके नीचे 120 तक कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। हॉरिजॉन्टल में 125 से लेके 8000 तक नंबर लिखे हुए हैं जो फ्रीक्वेंसी को दर्शा रहे हैं, और आगे हीयरिंग लेवल को दर्शा रहा है -10 से लेके जो 120 तक। इसी के साथ में कुछ हमने ये रेफरेंसेस दिए हुए हैं और इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में भी आपको मिल सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर अगर इंडिविजुअल आपको टेस्ट वाइज भी पूछ सकता है, जैसे कि ओमिशन टेस्ट क्या होता है इसके बारे में भी पूछा जा सकता है, जैसे कि बेरा के बारे में, बेरा परीक्षण के बारे में बताइए, या फिर टेस्ट के प्रकार के बारे में बताइए। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग फॉर्मल इनफॉर्मल टेस्ट के बारे में आप लोग लिख सकते हैं। इसी के साथ में अगर विस्तृत वर्णन पूछ रहा है तो इनफॉर्मल टेस्ट, फॉर्मल टेस्ट, इसी के साथ साथ में जैसे कि फिर अगर और डीपली जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट, फिर इसके अंतर्गत आने वाले सारे टेस्ट के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।